फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का शर्मा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यू। तो आज हम लोग यूपी टेट का 2017 में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो सारे 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन में मैंने 25 क्वेश्चन आज लिए हैं क्योंकि 5 क्वेश्चन पैसेज से आते हैं। तो ठीक है, तो पैसेज में नहीं सॉल्व कर रहे थे क्योंकि पैसेज में कुछ व्याख्या करने वाली चीज़ नहीं है, ना ही समझाने वाली चीज़ है, उसमें खुद से ही ढूंढ के करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन छोड़ के आई हूँ। फिर भी मैंने कहा था कि अगर किसी को पैसेज करना नहीं आता है तो वो बिना झिझक अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, तो मैं एक दिन 2-3 पैसेज लेके समझा दूंगी। उस दिन से उसकी प्रॉब्लम एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, 2017 में जो हिंदी आई थी, यूपी टेट में हिंदी 30 नंबर की आई थी, वो क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मैं क्लास को स्टार्ट करूं, आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि मैं जब भी अपनी वीडियो डालूंगी तो आपके पास घंटी बज जाएगी। ठीक है घंटी बज जाएगी कि हाँ मैंने वीडियो डाला है, आपको पता चल जाएगा। इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और लाइक तो आप बाद में भी कर दीजिएगा, जब आपको पसंद आए देख लीजिए पहले फिर। ठीक है, तो मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है। हिंदी है तो पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, यही सब आता है। निमिष शब्द का पर्याय क्या है, पर्यायवाची कह रहा है, निमिष का क्या है। निमिष मतलब क्या होता है, निमिष का मतलब क्या होता है, अगर आपको अर्थ पता है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रश ऑन कर लेती हूँ। निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है, प्रकाश है। जी नहीं, प्रकाश नहीं हो सकता। प्रकाश के होते हैं, मैं बता देती हूँ। प्रकाश के जैसे ज्योति, चमक, प्रभा, छवि। ठीक है, ये कुछ प्रकाश के पर्यायवाची होते हैं। पूर्ण मतलब पूरा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं पूर्ण मतलब पूरा, कंप्लीट जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, पूर्ण मतलब पूरा। ठीक है, क्षण, और ये क्या है, क्षण। ठीक है, तो ये क्षण का तो शायद ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कुछ गड़बड़ हो गई टाइपिंग में। एक बार देख लेती हूँ कि मैंने कहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की है। यस यस यस, यहाँ पे यहाँ पे ये क्षण नहीं है, बल्कि क्या है, यहाँ पे क्षण नहीं था, यहाँ पे क्या था, छिद्र। ठीक है, ऑप्शन में जो ऑप्शन आया था वहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। 2017 के पेपर में जो ऑप्शन आया था वहाँ पे क्षण नहीं था, छिद्र था। ठीक है, तो प्रकाश, पूर्ण, क्षण और छिद्र था। तो निमिष का जो छिद्र मतलब छेद, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो निमिष शब्द का पर्यायवाची का क्या होता है, क्षण होता है। निमिष मतलब बहुत थोड़ा सा, क्षण भर के लिए बोलते हैं ना कि क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, तो ये क्या है, निमिष का पर्यायवाची है। निमिष का पर्यायवाची और भी है, जैसे पल हो गया, मैंने बताया ना, पल भर के लिए मतलब बहुत थोड़ा सा समय, बहुत थोड़ा सा समय। ठीक है, तो निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या है, क्षण है। निमिष के और भी पर्यायवाची मैं लिख देती हूँ। निमिष के जैसे पल है, विपल है। ठीक है, पल, विपल, क्षण और निमिष, 4 हो गए ना। तो निमिष के पर्यायवाची 3 हो गए, क्षण, पल, विपल। ठीक है, प्रकाश के मैंने बताया, चमक, ज्योति, प्रभा, छवि, ये सब है। इन दोनों के कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो इनको फालतू की चीज़ें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पूर्ण, क्षण कभी नहीं। ठीक है, छिद्र है यहाँ पे, क्षण नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाक्य है। वाक्य में मतलब वाच्य कह रहा है कि अभी मैंने उस दिन बताया था पिछले वीडियो में कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य कौन से होते हैं, जिनमें कर्ता प्रधान होता है वो कर्तृवाच्य होते हैं। कर्मवाच्य क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान होता है वो कर्मवाच्य होते हैं। भाववाच्य कौन से होते हैं, जिनमें कर्ता और कर्म दोनों प्रधान नहीं होते, बल्कि वहाँ पे भाव को महत्व दिया जाता है, भाव की प्रधानता होती है, वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। तो मुझसे उठा नहीं गया, यहाँ पे बोलने जब आप पढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे क्या एक भाव की बात हो। जहाँ पे मैंने बताया था कर्तृवाच्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी कर्ता के बाद से या के द्वारा आ जाता है वहाँ पे क्या कर्तृवाच्य नहीं होता। कर्ता क्या हो जाता, गौड़ हो जाता, द्वितीयक हो जाता, कर्तृवाच्य तो नहीं होगा। कर्मवाच्य यहाँ पे देखेंगे, देखिए भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कर्म है, कर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो कर्मवाच्य होगा ही नहीं। तो 3 ही वाच्य होते हैं, जब कर्तृवाच्य नहीं, कर्मवाच्य नहीं, तो बचा क्या हमारे पास, भाववाच्य। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो
आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या कहते हैं, प्रत्याशा। प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब तो ये हो गया ना कि जिसकी आशा हो पहले से, वही तो प्रत्याशा होगा, तो ये होगा नहीं। अपरिमेय, अपरिमेय क्या होता है, जिसको मापा ना जा सके। इसके लिए परिभाषा क्या होती है, देखिए इसका होता है कि जिसकी आशा पहले से ही हो, ठीक है, जिसकी पूर्व से आशा हो, ये पूर्व से आशा हो उसके लिए है, ठीक है। अपरिमेय क्या है, जिसको मापा ना जा सके, ठीक है, जिसको मापा ना जा सके। आप लोग, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। जिसको मापा ना जा सके वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। जिसकी पूर्व से आशा हो उसको प्रत्याशा कहते हैं। अनाहूत मतलब जिसको बुलाया ना गया हो, बिना बुलाए जो आ जाते हैं वो क्या होते हैं, अनाहूत होते हैं। तो बचा क्या है हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा है, अप्रत्याशित। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि नाम से देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना, जिसकी पूर्व से आशा नहीं होती, क्या होते हैं, अप्रत्याशित। जैसे कि आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो वहाँ पे जो जो चुनाव लड़ते हैं वो हमेशा उनके नाम क्या क्या लिखा होता है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित मतलब कि अभी कंफर्म नहीं है, अभी किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन प्रधानी जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्याशित, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर का हमारा, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है। यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ आप लोगों को। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, तद्भव क्या है, गोधूम एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द मैंने समझाया था, तत्सम तद्भव क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, तद्भव क्या होते हैं, जो आम बोलचाल भाषा में हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ठीक है। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है, गोधूम का क्या होता है, गेहूं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। गोधूम का तद्भव क्या होता है, गेहूं होता है। गोधूम कोई बोलता है, नहीं बोलता, क्यों, क्योंकि वो कठिन है, ठीक है। तो जो कठिन शब्द होते हैं, जैसे संस्कृत वाले शब्द होते हैं, वो तत्सम होते हैं, और जो इजी होते हैं, जो आम बोलचाल में हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो गोधूम का तद्भव क्या है, गेहूं है। जैसे गाय का तत्सम क्या है, गाय का तत्सम होता है गो, ठीक है। और इन दोनों का तो मैंने गूगल पे भी सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं, ठीक है। तो इन दोनों का आप लोग देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, निष्कपट। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। मैंने पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी आपको षटकोण वाला सा, ठीक है, आधा मिल जाए या आधा मिलेगा, तो वहाँ पे क्या हमेशा विसर्ग संधि होगी, ठीक है, मैंने ये बताया था। अब यहाँ पे आधा षटकोण वाला सा, इसका मतलब विसर्ग संधि है। तो जो विसर्ग संधि नहीं है उन्हें काट दीजिए। देखिए यहाँ पहले इसमें भी विसर्ग नहीं, इसमें भी विसर्ग नहीं, इसमें भी विसर्ग नहीं, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो है ऑप्शन नंबर ए, वही हमारा सही हो जाएगा। तो 5 का ए सही हो जाएगा। निह प्लस कपट क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, निह प्लस कपट, क्योंकि जो विसर्ग है ये का के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, आधा श बना देगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी मैंने पहले भी शायद संधि विच्छेद की वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर किसी को नहीं आ रहा तो वो देख सकता है उसे, ठीक है। उसमें भी मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है। तो जहाँ जहाँ भी षटकोण का आधा सा जो होता है वो आधा सा आएगा, तो वहाँ पे हमेशा 99.9% चांस रहते हैं कि वो विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पे एक ही विसर्ग दिख रहा है, और आपको एकदम, अगर आप तुक्का भी मारना चाहते हैं ना तो यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुक्का मारना नहीं, आपको पढ़ना सब है। वो तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं, जब टाइम बहुत कम हो, नहीं समझ में आ रहा, तब आप तुक्का मारें भी तो दिमाग लगा के मारें। इसीलिए मैं ट्रिक भी बताती हूँ साथ में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित, ठीक है। तो ये शुद्ध है, ठीक है, कि इस अनुग्रहित को किस तरह लिखा जाता है, कौन सा इसमें शुद्ध है। तो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग इसको पढ़ने से ही आप लोगों को ये याद आएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, हम लोग अनुग्रहित ये वाला लिखते हैं, ठीक है। तो अनुग्रहित ये सही होगा, जिसमें नीचे क्या ऋषि वाला रहा होता है ना, ये वाला।
तो रा भी कई प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। रा कभी कभी हम लोग जब मैंने एग्ज़ाम दिया था DLED का, तब उसमें एक क्वेश्चन आया था कि रा को कितने प्रकार से मतलब प्रयोग किया जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। तो रा को देखिए कई प्रकार से, एक ऊपर रा लगता है ऐसे, एक ऐसे लगता है, एक ऐसे लगता है, ठीक है। तो कई प्रकार से रा यूज होते हैं। तो हम लोग रा पे कहाँ पहुँच गए, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 6 का हमारा दा नंबर मतलब 6 का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा। अपेक्षा का विशेषण रूप, ये क्या है, अपेक्षा एक संज्ञा है, ठीक है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, देखिए जैसे कि बोलते हैं ना कि हमें आपसे अपेक्षा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये विशेषण नहीं है, हमें आपसे अपेक्षा है, ऐसी अपेक्षा, तो ये विशेषण नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि उसका रिजल्ट अपेक्षित आया है, ठीक है, उसका अपेक्षित परिणाम आया है, तो परिणाम क्या हो गया, संज्ञा हो गया, अपेक्षित क्या हो गया, परिणाम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। जब किसी संज्ञा के पहले, जो संज्ञा के पहले आते हैं ना शब्द, वो क्या कहते हैं, वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अपेक्षा क्या, अगर हम कहें कि तुमसे यही अपेक्षा थी, तो अपेक्षा यहाँ पे विशेषण का कार्य नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम कहें कि तुमसे इसी तरह अपेक्षित परिणाम की ज़रूरत थी, तो परिणाम की विशेषता बता रहा है अपेक्षित, इसीलिए क्या हो जाता है, ये विशेषण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। मैं ब्रश ऑन कर लेती हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो। तो 7वें का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में भी कि 5 वर्ग होते हैं, वर्गीय व्यंजन होते हैं। मैंने ये भी बताया था कि का वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब अलग अलग जगह से उच्चारित होते हैं। इनको बोलने में जीभ हमारे जिस स्थान को स्पर्श करती है, उसी स्थान के आधार पर इनको नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम सा बोलते हैं, आप लोग बोल के देखिए, सा 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 क्या है, ये जो शरीफा वाला सा हम लोग बोलते थे इसको जब पढ़ते थे, तो शरीफा वाला सा, इस सा को क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। क्या, तालव, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है, हमारी जीवा जो है, वो ऊपर के तालु को टच करती है, स्पर्श करती है, तो क्या होते हैं, तालव्य सा होते हैं। तो जैसे चा वर्ग के होते हैं, चा, छा, जा, झा, यहाँ जब आप लोग बोल के इसको देखिएगा, हंसी जरूर आएगी, लेकिन आप अकेले में बोल के देखिएगा कि जब हम ये चा, छा, जा, झा यहाँ बोलते हैं, और जब ये वाला सा बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जीवा जो होती है ऊपर के तालु में टच होती है। तो तालु में टच होती है, उसी आधार पर इसने क्या कहा, इन्हें कहा गया, क्या कहा गया है, तालव्य वर्ण। क्या कहा गया है, तालव्य वर्ण। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो 8वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। तालु मतलब ये तालव, इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं, तालु वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसकी मैंने ट्रिक अभी नहीं बताई, लेकिन मैं किसी दिन जो स्पर्श उच्चारण स्थान, जो स्पर्श उच्चारण स्थान होते हैं कि कौन सा स्पर्श कहाँ से करता है, उच्चारण स्थान जो है, ये मैं ट्रिक से एक दिन समझा दूंगी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको संधि विच्छेद आ रहा है तो यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब अगर आपको यण संधि याद है, ठीक है, यण संधि में क्या होता है, ई प्लस आ मिला के क्या हो जाता है, या बन जाता है। तो ई प्लस आ बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अति प्लस अंत, ये तो बनेगा, यही बनेगा ना। मैंने ये भी बताया था कि उपसर्ग में क्या है, उपसर्ग में हमेशा पीछे वाला जो एक शब्द होता है वो सार्थक होता है। तो यहाँ पे अगर हम सार्थक शब्द निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंत निकलेगा। अंत निकल आया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, अंत निकला, तो यहाँ पे क्या बचा, आती। तो अगर आपको संधि विच्छेद आता है तो यहाँ पे क्या, ई प्लस आ बराबर क्या होता है, या होता है किसमें, यण संधि में। तो उसी से आप निकाल सकते हैं संधि विच्छेद। इसलिए मैंने कहा संधि विच्छेद अगर आ रहा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें भी उसी से सॉल्व हो जाती हैं। तो अति प्लस अंत बनेगा इसका, तो अति क्या बनेगा, हमारा उपसर्ग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो अत्यंत में उपसर्ग कौन सा, अति है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का शिखर है, पर्वत के पास की भूमि है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, नहीं ये नहीं है। प्राणियों के पेट का एक अंग, ये भी नहीं है। पर्वत का शिखर है,
नहीं, पर्वत के शिखर भी नहीं है। उपत्यका कहते हैं पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की जो समतल भूमि होती है ना, उसे उपत्यका कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सुपर टेट में आया था। कब आया था? जब फर्स्ट टाइम सुपर टेट हुआ था, रिटन हुआ था तब। ठीक है, लिखना पड़ता था उस टाइम। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, उपत्यका क्या होता है? पर्वत के पास की भूमि जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के, कंठस्थ, मूर्धन्य, कंठतालव्य में। तो मैंने कल भी बताया था कि जितने भी पंचमाक्षर होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं, मतलब नाक के बल बोल। जैसे आप बोलेंगे अंगा, या, अणा, तो आप बोल के देखिएगा कि आपको बोलने से पता चल रहा है कि हम नाक पर, मतलब ये अक्षर बोलने पर, ये वर्ण बोलने पर हमारे नाक पर बल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? नासिक के हो जाते हैं। पंचमाक्षर वैसे भी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो हमारे हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि सभी पंचमाक्षर जो होते हैं वो नासिक के वर्ण होते हैं, अनुनासिक व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनको बोलने पर हमारे नाक पर बल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण संख्या? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, चारों ऑप्शन दिख जाए। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो 4 गज मलमल देखिए, संख्यावाचक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात तो हुई है, लेकिन संख्यावाचक वो होते हैं जिनमें केवल संख्या, मतलब कि जैसे कि जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे 3 लड़के हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं, 4 गाय हैं, ये कह सकते हैं। तो ये क्या हम गिन सकते हैं कि 3 लड़के, अगर कोई कह दे 3 लड़के चौराहे पर घूम रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लड़कों में 3 क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण। ठीक, लड़कों की विशेषता बता रहा है कि लड़के कितने हैं? 3 हैं। तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण क्या है? जैसे कोयल मीठा गाती है। ठीक है, तो कोयल कैसा गाती? मीठा गाती। तो उसके गाने का गुण बता रहा है कि वो कैसा गाती? मीठा गाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये भी गलत, ये भी आंसर नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण मैंने पहले बताया था कि जब संज्ञा के, जो हम ये कह सकते हैं, जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इंग्लिश में, उन्हीं को हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज होते हैं ना। तो जब संज्ञा के तुरंत पहले जो सर्वनाम आते हैं उनकी विशेषता बताते हैं, क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे कि यह गाय मेरी है, ये कह दें हम। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये गाय एक संज्ञा और गाय की विशेषता बता रहा है कि यह गाय मेरी है। तो यह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। तो हमने जब तीनों देख लिए तो ये भी नहीं होगा। तो जब ये भी नहीं होगा तो हमारे पास बचा एक ऑप्शन, कौन? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? जहाँ पे नाप तौल की बात होती है। ठीक है, नाप तौल वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे 4 गज की बात हो रही ना, यहाँ पे क्या गज की बात हो रही? तो गज क्या है? एक नाप तौल की बात है। ठीक है, ये पहले पहले गज चलता था ना, इतने गज है, इतने गज है। अब तो मीटर वीटर चलता है। तो जो मीटर वीटर है, गज वज है, लीटर है, ये सारी जो ऐसी चीज़ें जो नाप तौल की जाती है, ठीक है, वो किस में आता है? परिमाणवाचक में आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? मैंने ये भी बताया था कि जो सादा सा आता है वो हमेशा तद्भव में मोस्टली आता है। ठीक है, तो शीश का तत्सम शब्द क्या है? ये तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? शीशा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें शीश है तो शीशा कैसे? शीश, सिरा, ये भी नहीं होगा। शीर्षक, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। तो 13 का बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शीश का तत्सम क्या होता है? शीर्ष होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 4th नंबर। चौराहा शब्द में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। चौराहा में देखिए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। कर्मधारय क्या होता है? जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। क्या? विशेषण और विशेष्य का मतलब ये है कि यहाँ पे एक शब्द, 2 पद होते हैं। ठीक है, समास में कितने होते हैं? 2 पद होते हैं सभी में। तो 2 पद में क्या होता है कि एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, मतलब एक विशेष का कार्य करेगा, एक विशेषण का कार्य करेगा। जैसे
राजपुत्र, राजा का है जो पुत्र, ठीक है, राजा का है जो पुत्र वो राजपुत्र होगा। तो जो पुत्र है उसकी विशेषता बता रहा है क्योंकि इसका राजा का पुत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे महान आत्मा, महान है जो आत्मा, मतलब आत्मा की विशेषता बता रहा है कि वो महान है। तो क्या होता है, कर्मधारय समास वो होते हैं जिनमें दोनों पद में एक विशेषण और एक विशेष होता है, मतलब विशेषण विशेष का संबंध होता है, कर्मधारय समास होते हैं। द्वंद्व समास क्या होते हैं, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे रात दिन हो गया, और इनके बीच में ये हाइफन वाला चिन्ह भी दिखता है कभी कभी। ये जरूरी नहीं कि ये जरूरी मतलब हो ही, कभी कभी ये नहीं भी होता तब भी द्वंद्व समास होता है। इसलिए आपको ये पहचानना है कि दोनों पद प्रधान है या नहीं। रात दिन हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, भाई बहन हो गया, या जमीन आकाश हो गया, मतलब दोनों पद प्रधान होंगे। अब हम चलते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, ऐसे समास जिनका प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय पहले आप समझ लीजिए, अव्यय वे होते हैं जिनके ऐसे शब्द जिनका लिंग पुरुष लिंग और वचन का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जो मतलब लिंग और सभी वचनों में, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, एक वचन हो बहुवचन हो, सभी में एक समान होते हैं, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एकाएक, ठीक है, एक जो है, एक क्या है, एक को आप कहीं भी यूज करिए, इसके ऊपर लिंग का असर नहीं पड़ता, ठीक है, लिंग का मतलब प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम लड़कियों के लिए भी कहते हैं वह एक लड़की है, तब भी एक ही लिखते हैं, और जब हम लड़के के लिए कहते हैं वह एक लड़का है, तब भी हम एक लिखते हैं। ये तो नहीं कि लड़की के लिए एक ही कर देते हैं, लड़का के लिए एका कर देते हैं, नहीं, एक ही लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग से या वचन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनके ऊपर लिंग या वचन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इफेक्ट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। और ऐसे समासिक पद जिनमें प्रथम पद या एक पद अव्यय होता है, वो क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। यहाँ पे क्या है, चौराहा है। द्विगु समास क्या होते हैं, द्विगु समास वो होते हैं जिनका प्रथम पद संख्यावाची होता है, वो क्या होते हैं, द्विगु समास होता है, ठीक है। तो चौराहा में क्या है, चार राहों का समूह, क्या है इसका अर्थ, चार राहों का समूह। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना, ये क्या है, संख्यावाचक शब्द है, ठीक है। तो द्विगु समास कौन से होते हैं, जिनका प्रथम पद संख्यावाची होता है, वो क्या होते हैं, द्विगु समास वो कहलाते हैं। तो इसके अनुसार हमारे क्या, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना, ठीक है। तो अप्रिय लगना नहीं होगा, ठीक है, अप्रिय लगना नहीं होगा, ठीक है। जैसे धोखा देना, ये भी नहीं होगा। आँख की किरकिरी होना का मतलब किरकिरी, देखिए जब आँख में कुछ चला जाता है तो क्या होता है, बहुत कष्टदायी होता है, बार बार उसी में हाथ जाता है, जब तक वो निकल ना जाता बहुत कष्ट करता है। तो क्या, आँख की किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना, ठीक है। जैसे ये तो हो गया वो आँख का तारा, जैसे बहुत प्रिय होना क्या हो जाता है, आँख का तारा क्या हो जाता है, बहुत प्रिय होना हो गया। धोखा देना क्या है, आस्तीन का सांप हो गया, जैसे आस्तीन का सांप क्या होता है, धोखा देना हो गया। अप्रिय लगना क्या है, कि जैसे कि वो एक आता है ना, वो आँख न भाना, कुछ ऐसे होता है ना कि आँख न भाना मतलब अप्रिय लगना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, अप्रिय लगना। तो ये हो गया। धोखा देना मतलब आस्तीन का सांप, जैसे कि उसने मतलब आस्तीन का सांप का काम किया, धोखा दिया। बहुत प्रिय होना मतलब आँख का तारा होना, ठीक है। तो जब ये सभी नहीं है तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा हमारा, कष्टदायक होना। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, कष्टदायक होना। तो 15 का सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मैं और थोड़ा छोटा कर देती ताकि सारे ऑप्शन आ जाएं, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, मैं इसमें टाइम नहीं लूँगी, आशुभाषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। शुद्धवर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख, ये तीनों जो हैं ये हमारे लिखित अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, ठीक है, लिखित अभिव्यक्ति से संबंधित है, लिखित अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो शुद्धवर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख, ये श्रुतलेख किसे कहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं आम भाषा में इमला, तो वो भी लिखने से संबंधित है, लिखित अभिव्यक्ति से।
सुलेख क्या है, जो नकल लिखते हैं वो भी लिखित अभिव्यक्ति से। शुद्ध वर्तनी क्या है, ये भी लेखन से ही संबंधित है कि शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध वर्तनी, ठीक है। और जो आशुभाषण है ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। जब हम मतलब कुछ मौखिक रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो हम भाषण, जैसे कहते हैं भाषण चालू है, तो वो अपनी भाषा द्वारा क्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है मौखिक रूप से, तो इसे क्या कहते हैं, आशुभाषा। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 17 क्या है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा में ये रटने वाली चीज़ है, 18 बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियाँ, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इसमें जैसे कि 18 बोलियाँ हैं, तो 18 तो मैं यहाँ पे नहीं व्यक्त कर सकती, जिससे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अवधी हो गई, बघेली हो गई, ब्रज हो गई, मारवाड़ी हो गई, और क्या हो गया वो भोजपुरी हो गई। ये सारी 18 जो संविधान में दी गई हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं, 18 भाषाएँ हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी दो पत्रिकाएं दी गई हैं, जोड़ा में दिए गए हैं। तो कह रहे कौन सी ऐसी पत्रिका है जो भारतेंदु युग में निकली थी। तो इसको मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर पे आती हूँ। हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ये दोनों ही पत्रिका जो थी ये भारतेंदु युग में निकाली गई थी। कवि वचन सुधा जो है ये कवि वचन सुधा जो है ये 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो ये कवि वचन सुधा जो है ये 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर हम हिंदी प्रदीप की बात करें तो ये 1877 में इलाहाबाद से, ठीक है, इलाहाबाद से, पूरा नहीं लिखूंगी, इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट, कौन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए तो ये दोनों ही भारतेंदु युग की पत्रिकाएं हैं जो भारतेंदु युग में निकाली गई थी। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर हिंदी प्रदीप पूछी जाए तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित की। इनके ये जो प्रकाशित कर, इनके नाम याद रखिएगा, भले ही सन आप ना याद रखेंगे क्योंकि सन बहुत रेयर ही चांसेस में पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि किसने प्रकाशित की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है। तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है, तो इसके संपादक कौन है, अखिलेश जी, ठीक है, अखिलेश जी इसके क्या है, संपादक है। तो 19 को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इन्होंने कब किया था, 1999 में तद्भव पत्रिका प्रकाशित की थी, ठीक है। कब की थी, तद्भव पत्रिका अखिलेश जी द्वारा 1999 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, और छोटा करना पड़ेगा ताकि चारों ऑप्शन दिख जाए। हाँ, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जियो सियार, ठीक है। पंक्ति किसकी है, तो ये कह रहा है ये पंक्ति किसकी है जो इसमें पूछा गया है, विद्यापति की, चंद्रवरदाई की, नरपति नाल की और जगनिक की। तो किसकी है, इसमें भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी इधर उधर, मैं डायरेक्ट आंसर पर आती हूँ। ये किसकी है हमारी, जगनिक की। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति दी गई है, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जियो सियार, मतलब ये कह रहा है कि 12 बरस तक मैंने कुत्तों वाला जीवन जिया, ठीक है, और मैं अब मैं 13 साल सियार की तरह जीऊँ, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो जगनिक ने इसको, ये जगनिक द्वारा लिखित किसकी है, अगर हम बात करें कि किस बुक से लिया गया है, तो परमाल रासो, जगनिक की एक बुक है परमाल रासो, ठीक है, इसी से ये पंक्ति ली गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मॉरिशस हमारा ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान में किया जाता है वैसे ही मॉरिशस में भी किया जाता है। तो ये भी एक हिंदी वाला देश है, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को समझाऊं, रटने वाली चीज़ है, तो आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। सूरसागर किस भाषा की रचना है,
सूरसागर किस भाषा की रचना, पहले हम ये देख लेते हैं कि सूरसागर है किसकी रचना, फिर हम आंसर पा रहे हैं। सूरसागर जो है ये सूरदास जी की हैं, ठीक है, सूरदास जी की। और सूरदास जी की और भी कविताएं, सूरसागर, सूर सरावली होती हैं, सूर सरावली भी इन्हीं की रचना है। साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है। ये 3-4 जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं। सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये तीनों ही सूरदास जी की फेमस रचनाएं हैं। इनको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और अगर हम पूछें कि इन्होंने किस भाषा में सूरसागर को लिखा था, तो ब्रज भाषा में लिखा था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ प्लीज़ आप लोग उसको भी नोट करते जाए, अपनी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। नोट्स बनाकर पढ़ना बहुत ही अच्छी बात होती है, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कभी भी आपको कुछ नहीं आ रहा, डाउट है, तो आप उसको खोल के देख सकते हैं। एग्जाम टाइम तो सबसे ज़्यादा एकदम रामबाण का काम करती है नोटबुक, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन क्या है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता किसके द्वारा लिखी गई, सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। तो ये लिखी गई है हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। वीरों का वसंत कैसा हो वसंत, ये किसने लिखी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बुक जो है ये वीर रस प्रधान है, ठीक है, इसमें वीर रस की प्रधानता है, मतलब ये बुक में वीर रस की प्रधानता, वीर रस को ज़्यादा दर्शाया गया है, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है वीरों का कैसा हो बसंत, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का मैंने बताया था कल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इनकी कौन कौन सी बुक है, ठीक है। अगले पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड, 4 ऑप्शन दिख जाए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो इसमें हम आते हैं डायरेक्ट आंसर पर। मानक भाषा क्या होती है हमारे, जो है ये व्याकरण और वर्तनी से एकदम शुद्ध भाषा कहलाती है। तो 24 को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मानक भाषा से अभिप्राय वो है, मानक भाषा ऐसी भाषाएं होती हैं कि जिसमें क्या है, आदर्श श्रेष्ठ एवं परिनिष्ठता से पूर्ण हो, ठीक है। ऐसी भाषा जो आदर्श श्रेष्ठ और परिनिष्ठता से पूर्ण होती है वो क्या होती है, मानक भाषा कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी है हमारी, मानक भाषा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है तो मैं उसमें क्या ही समझाऊंगी, जो समझाने वाली चीज़ उसको मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो और विशल देव रासो। तो इस पर भी मैं क्या ही टाइम वेस्ट करूँ, मैं डायरेक्ट आंसर पाती हूँ। रासो आल्हा खंड जो है वो परमाल रासो से लिया गया है, ये इसकी मतलब इसका एक खंड है, ठीक है। रासो आल्हा खंड किसका खंड है, परमाल रासो का। अभी मैंने बताया किसकी रचना है, जगनिक की है, किसकी है, जगनिक की, परमाल रासो, इसी से लिया गया है रासो आल्हा खंड, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबर दाई की है, चंद्रबर दाई, ये भी बहुत फेमस राइटर हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबर दाई की है। और परमाल रासो किसकी, जगनिक की है, परमाल रासो से ही रासो आल्हा खंड लिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने पहले ही बताया था कि 25 क्वेश्चन है आज की क्लास में। 5 क्वेश्चन पैसेज से आते हैं, जिनमें से मतलब पैसेज दिया रहता है उसी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है, इसलिए मैं उसको नहीं लेके आई हूँ। और अगर फिर भी किसी को वो सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, मैं उसको एक दिन वीडियो में समझा दूँगी, ठीक है। तो आज की क्लास में यही तरह रखते हैं। फिर अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और शेयर और कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अब एकदम पूरी तरह तैयार हूँ, आप लोगों को पूरी तैयारी कराऊंगी, टेट की और सुपर टेट की भी, ठीक है। और अगर कोई अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि और मतलब जैसे यूपीपी और जिसमें भी जैसे हिंदी में पढ़ाती हूँ, तो ये हिंदी सब जगह, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है ना, तो सब में वही क्वेश्चन घूम घूम आते रहते हैं, ठीक है। अगर आपके उसमें ये सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं, इसको आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे। बाय बाय, धन्यवाद।